हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अतिवादी तत्वों की सक्रियता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से बिहार के मोतिहारी से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी यही बताती है कि इस संगठन के लोग चैन से नहीं बैठे हैं और पाबंदी का उन पर वैसा असर नहीं पड़ा जैसा अपेक्षित था। प्रतिबंध के बाद भी पीएफआई सदस्यों की अतिवादी गतिविधियां देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं हैं। इसका पता मध्य प्रदेश के श्योपुर से इस संगठन के फरार चल रहे एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी से चलता है। इसके कुछ दिन पहले पीएफआई से जुड़ी एक युवती को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था। सच तो यह है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद से उसके सदस्यों की गिरफ्तारी का सिलसिला कायम है। देश के विभिन्न हिस्सों से उनकी गिरफ्तारी यही बताती है कि वे दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक में सक्रिय हैं। स्पष्ट है कि इस प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के खिलाफ और शक्ति की आवश्यकता है। उन पर यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे गुपचुप रूप से सक्रिय नहीं रह सकते, चूँकि इसकी आशंका है कि प्रतिबंध के बाद पीएफआई सदस्य किसी अन्य संगठन के जरिए सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए उनकी कड़ी निगरानी आवश्यक है। इसमें सफलता तब मिलेगी जब राज्य सरकारें पीएफआई से जुड़े रहे लोगों की गतिविधियों की गहन छानबीन करेगी। केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य सरकारों और उनकी पुलिस को पीएफआई को लेकर इसलिए सतर्क रहना होगा क्योंकि वह केवल आतंकी समूहों से मिलकर विध्वंसक गतिविधियों को ही अंजाम नहीं दे रहा था, बल्कि देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र भी रच रहा था। यह षड्यंत्र रचने वाले पीएफआई सदस्य भी बिहार से गिरफ्तार किए गए थे। पीएफआई पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से अब तक उसके करीब 400 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस संगठन ने अपना जाल पूरे देश में फैला रखा था और कई सहयोगी संगठन भी बना रखे थे। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के सदस्य प्रतिबंध लगने के बाद चुपचाप बैठ गए होंगे। अंदेशा यही है कि वे अन्य अतिवादी संगठनों से जाकर मिल गए होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में पीएफआई सरीके अन्य अतिवादी संगठन भी हैं। उनकी साठगांठ दूसरे देशों के अतिवादी और आतंकी संगठनों से हैं। इनमें से कुछ संगठन बांग्लादेश आधारित हैं। उनके गुर्गे बंगाल के रास्ते भारत में घुसपैठ भी करते रहते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ का असर असम और बंगाल के साथ बिहार एवं झारखंड में भी दिखने लगा है। इन राज्यों को इसलिए अतिरिक्त सजगता दिखानी होगी
क्योंकि बांग्लादेश से आतंकी तत्व भी घुसपैठ कर रहे हैं और पीएफआई शरीके प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों से मिलकर तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। पुनर्वास की चुनौती। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के चलते जन शून्य हो चुके गांव अब नई उम्मीद जगा रहे हैं। ऐसे गांवों की संख्या 1702 है। वहां आपदा की मार से अस्तित्व का संकट झेल रहे गांवों के निवासियों का पुनर्वास किया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी इस विचार का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक गांव आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों का पुनर्वास बड़ी चुनौती है। इसका बड़ा कारण भूमि न होना भी है। 71% वन क्षेत्र वाले प्रदेश में भूमि की उपलब्धता के संकट में सरकार को भी जूझना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं और कार्यालयों के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। विभिन्न भू उपयोग के लिए लैंड बैंक बनाने पर विचार तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी राह प्रशस्त करने में यही समस्या आड़े आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव केवल आबादी क्षेत्र नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति के केंद्र स्थल को पहचान भी रखते रहे हैं। आपदा प्रभावित गांवों को पूरी तरह अन्यंत्र और एक या समीप स्थानों पर पुनर्वासित करने से भूमि की उपलब्धता के साथ ही एक सांस्कृतिक परिवेश को संभवतः बचाया जा सकेगा। यद्यपि इस उद्देश्य पर आगे बढ़ने की राह आसान नहीं है। निर्जन गांवों में पुनर्वास के साथ ही कृषि, उद्यानिकी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने का यक्ष प्रश्न भी खड़ा होगा। गांव जिन कारणों से जन शून्य हुए, उनका निदान भी आवश्यक होगा। पुनर्वास का प्रकरण मात्र आबादी की बसावट से जुड़ा नहीं है। सांस्कृतिक परिवेश के निर्माण के लिए ग्रामीण आर्थिकी को केंद्र में रखकर विचार करना ही होगा। निर्जन गांवों के संबंध में इस अच्छे विचार को मूर्त रूप देने से पहले इनकी भूमि को लैंड बैंक के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। धन्यवाद।